Welcome back, students, and good morning. Next topic, the English East India Company. In previous video, we explained about Dutch East India Company, and in this video, we will explain about the English East India Company. Okay. In 1600, the East India Company got a charter from Queen Elizabeth I. 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वह ब्रिटिश एम्पायर की, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी महारानी थी। ओके, किंग थी उसकी। इन्होंने क्या किया कि एक चार्टर इशू किया और इस चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 इयर्स के लिए ईस्ट इंडीज कंट्री में, जो पूर्वी देश थे, स्पेशली एशिया के कंट्री थे, यहाँ पे ऑटोनोमी पावर प्रोवाइड किया कि अगर इन एरिया में कोई भी कंपनी अगर ट्रेडिंग करेगी तो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, उन्होंने ऑटोनोमी पावर दिया, एक अधिकार का पावर दिया कि सिर्फ वही कंपनी ही जाएगी, जिसको जाना होगा उस कंपनी के मार्फत जाएगा। एंड द रूल ऑफ इंग्लैंड ग्रांटिंग देम टू सोल राइट टू विद द ईस्ट। उन्होंने क्या किया, द रूल ऑफ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, जो रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग ग्रांटिंग देम, उन्हें कुछ ग्रांट भी दिया गया, अनुदान भी देती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, पैसे देती थी कंपनी को। और कंपनी बाद में ये जानबूझ के पार्लियामेंट से पैसे उधार लेती थी, क्रेडिट पे लेती थी, जिससे क्या हो, और जो कंडीशन थी यहाँ पे कंपनी की, बाद में चल के जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के एम्प्लॉय थे, कंपनी के एम्प्लॉय भी क्या हुए, वह करप्ट हो गए और वो अपना क्या पर्सनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे, जबकि पर्सनल कंपनी के अधिकारियों के पर्सनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन चोरी छिपे क्या करने लगे, कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने लगे, पर्सनल ट्रेड करने लगे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला तो उसने उस पर जांच बैठाई, और जांच बैठाने के बाद उसने 1773 में एक एक्ट लाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी उसको ग्रेजुअली कंट्रोल करने का काम किया जाना लगा। धीरे धीरे उसके बाद डिफरेंट चार्टर एक्ट आते गए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट्स आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंप्लीटली पावर को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे हटा दिया गया भारत से व्यापार। एंड दिस eliminated competition from other trading group in India. The East India Company got exclusive right to the trade. Okay, कहना the eliminated competition, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था फ्रॉम अदर ट्रेडिंग ग्रुप, दूसरे ट्रेडिंग ग्रुप से, फ्रेंच, डच, डेनिश। ओके, एंड इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड एंड द ट्रेडिंग कंपनीज मेड प्रॉफिट बाय द एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। और ये कंपनी क्या होती थी, जो कंपटीशन होता था, इस कंपटीशन में इसने बहुत ही मुनाफा कमाया। और साथ ही साथ यहाँ से जो भी गुड्स परचेस करती थी उसको यूरोपियन मार्केट में काफ़ी हाई प्राइस पे बेचते थे। और स्पेशली जो ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत इंडिया में आते थे, जो अधिकारी या जो भी एम्प्लॉय होते थे, वह काफ़ी उनकी कंडीशन, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बैड रहती थी, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन जब आके इंडिया में वह 1-2 ईयर्स तक, चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में या अफसर्स के रूप में जब व्यतीत कर लेते थे, तो जब इंग्लैंड जाते थे, लंदन वहाँ पे या इंग्लैंड, तो यहाँ पे चूंकि अपना निजी व्यापार करते थे, पर्सनल ट्रेड करते थे, तो इन्हें काफ़ी मुनाफा होता था, बेनिफिट्स होता था। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वहाँ पे गए तो जब इनके पास पैसा था तो वहाँ की जो मिडिल क्लास और हायर फैमिली थी उसके अकॉर्डिंग ये बिहेवियर करने लगे। उन्होंने भी बिल्डिंग खरीदी, यहाँ तक कि जो हाउस ऑफ कॉमन, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीटें खरीदने लगी अपने लिए, ये लोग सीटें खरीदने लगे और फिर इलेक्शन लड़ने लगे। इससे बाद में जब वहाँ का जो हायर क्लास था, जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था,
जब उसने ऐसा देखा तो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेशर पड़ने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ने लगे, ब्रिटिश क्राउन पे प्रेशर पड़ने लगे, और जिसका ये रिजल्ट रहा कि 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर के जो ऑटोनोमी पावर था, चाइना को छोड़ के सिर्फ शुगर और टी पर से टोटल ब्रिटिशर्स के लिए क्या कर ओपन कर दिया गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाने का काम कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, पर्सनल ट्रेडर्स जो कैपिटलिस्ट थे वह इंडिया आना स्टार्ट हुए। ओके, बाद में चल के 1833 के चार्टर एक्ट के कारण क्या किया गया, टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑटोनॉमी पावर को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद एक ट्रस्टी के फॉर्म में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल रेगुलेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी। बाद में चल के 1853 में भी कर दिया गया था और 1858 में वापस ले लिया गया, कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद 1860 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टोटल कंट्रोल अपने आप में हैंड ओवर कर लिया और एक एक्ट लाया गया 1861 में जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। ओके, तो ये सब बात की चीजें हैं। एंड इट इज कॉल्ड द मर्केंटिलिज्म, द ट्रेडिंग कंपनीज मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। इट इज कॉल्ड मर्केंटिलिज्म, जिसे वाणिज्यवाद का काल कहा जाता है, मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव जो डिफरेंट कंपनियां थी उनके बीच कंपटीशन करके और अपने एक्सपोर्ट और प्रॉफिट को क्या करती थी, ये बनाना स्टार्ट करती थी। हाउएवर फिर भी दे कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियंस फ्रॉम कमिंग इन द ईस्टर्न कंट्री। लेकिन क्या हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदर कंट्रीज की कंपनियों को जैसे फ्रेंच, डच, डेनिश, इन सबको इंडिया में आने से नहीं रोक पाई। ओके, लेकिन क्या हुआ, इन्हीं बीच कंपटीशन चलता रहा। बाद में चल के चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फुल्ली सपोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को, फुल्ली सपोर्ट नहीं था, वह एक ट्रस्टी के फॉर्म में थी। और क्या होता था कि उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही कम कंट्रोल करती थी, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती थी तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने का काम करती थी। इनके रूल रेगुलेशन में ये क्या करती थी, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इसमें जो प्रोप्राइटर्स थे, जो निवेशक थे जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इन टोटल प्रोप्राइटर्स में से 24 को चूज करके डायरेक्टर एक डायरेक्टरी का कमिटी बना था, ग्रुप बना था, ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वही क्या करते थे, टोटल व्यापार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, जो ट्रेड होता था, और यहाँ तक कि जो सैनिक गतिविधियां होती थी उसको भी देखने का काम वो करते थे। बाद में चल के 1784 में जो पेस्ट इंडिया एक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरों में से भी चूज करके और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो क्या करती थी, जिसको अलग पावर दिया गया। ओके, तो ऐसी कंडीशंस रही, बहुत सी उसको मैनेज किया गया बाद में चल के, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी कुछ मेंबर होते थे। एंड दे कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन कंपनीज फ्रॉम कमिंग इन द ईस्टर्न कंट्री। तो ये रही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर एक्ट के द्वारा 1600 में। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे अपना व्यापार करना स्टार्ट किया, और व्यापार करने के साथ साथ इंडिया को धीरे धीरे क्या किया, अदर कंपनियों से कंपटीशन करके इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी वाज फॉर्म इन 1664। जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी थी यह 1664 में बनाई गई, इस्टेब्लिश की गई। इस समय फ्रांस का जो क्राउन था वह था लुईस 14वां, जो कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं और मेरे द्वारा कहे गए जो शब्द हैं वही कानून है। और लुई 14 के टाइम में, लुई 14वें के टाइम में फ्रांस ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ फ्रांस की जो आर्मी पावर्स थी ये भी काफी वीक हुई थी। ओके, क्योंकि लुई 14वें ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा था और टोटल मोस्टली यूरोप को अपने कंट्रोल में किया था। तो इसी के टाइम में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। एंड इट इस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स एट द पौंडीचेरी।
और आज भी जिसे आज पुडुचेरी कहा जाता है, इनका जो हेडक्वार्टर्स था इंडिया में वह पांडिचेरी के ही पास रहा, मेन सेंटर वहीं रहा। बाद में चल के इन्होंने कुछ समय तक कर्नाटक में भी हस्तक्षेप करने का काम किया, फिर वेस्ट बंगाल में भी आए जगह जगह कुछ, लेकिन बाद में चल के जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 22 जनवरी 1716 को जब वार ऑफ बार्लिबार्स हुआ तो फाइनली इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर दिया गया बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बाद इनको कुछ एरिया में, स्पेशली पुडुचेरी के एरिया में जिसमें यमन, कराईकल, माहे ये सब थे, यहीं पर इनको सीमित कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया, और यही इनका मेन सेंटर हुआ इंडिया में। एंड द कंपनी हैड फैक्ट्रीज एट द माहे, Chandranagar, okay, Yanam, Karaikal, and other places. Unlike the English East India Company, the French company was largely controlled by the French government. अगर हम देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा कंट्रोल किया जाता था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स में बहुत कम ही हस्तक्षेप करने का काम करती थी। अगर वैसी कंडीशन आती थी तो वहां से उन्हें सपोर्ट भी कर दिया जाता था। जबकि फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन काफी बैड हो गई थी इस समय, और जिसके 100 ईयर्स लेटर कंडीशन ये रही कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, यानी कि यह 1 या 200 जो ईयर्स का ड्यूरेशन रहा, इसमें फ्रेंच जो फ्रांस गवर्नमेंट थी इसको इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की कंडीशन बहुत ही बैड हो गई थी, जिसके कारण फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी। तो इसी कारण क्या करती थी फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करती थी, और जहां तक होता था उसे कंट्रोल करने का काम करती थी। एंड हेवीली डिपेंडेंट आर्मी फॉर फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे बड़ी जो बैड इसका वो इश्यूज था वो ये था कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती थी वह ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटल फाइनेंशियल एंड मिलिट्री सपोर्ट करती थी। तो जब गवर्नमेंट खुद ही वीक रहे, जब देश के अंदर क्रांति के जैसा, रिवोल्यूशन जैसा अगर माहौल रहे, तो क्या होगा, कंपनी जो गवर्नमेंट होती थी ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वह सपोर्ट करने का काम नहीं करेगी। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करेगी जब देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वही बैड। तो ये रहा आपका द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यही इंडिया में दो मेन रहे। बाद में चल के इनके बीच 3 कर्नाटका वार हुए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द रिवैलरी बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस टॉपिक से एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू।